वर्णन किया है, उनकी मूल मान्यताएं क्या है, उन सबका विश्लेषण किया उन्होंने। उस समय तो मुसलमान भी आ गए थे, लेकिन इस्लाम या ईसाइयत का एक ने भी अध्ययन नहीं किया, एक ने भी उसका खंडन नहीं किया। फिर चलिए कबीर और बाबा नानक के संबंध में थोड़ा बहुत करते हैं। बाबा नानक ने लिखा है, थोड़ा सा कहानियों के अंदर वर्णन किया है। जब बाबर का आक्रमण हुआ, उन्होंने लिखा है खुरासान खसमाना की नाम, हिंदुस्तान डराया, आप झुंझुने बाबर आया, बाबर पाप की बारात लेकर आया है, इतनी पार बड़ी कुर्लाने तेनू की दर्द नहीं आया। वो भगवान से, अकाल पुरख से और शिकायत कर रहे हैं कि लोग पर इतनी मार पड़ रही है, ये कुर्ला रहे हैं आपस में, अंदर तेरे को दर्द नहीं आता। वो शिकायत के कर रहे, दर्द नहीं आता। लेकिन उस किताब का अध्ययन, जिस किताब की आइडियोलॉजी के कारण से ये जो खुरासान खसमाना कर रहा है, ये किताब का अध्ययन कौन करेगा, उस विचार का अध्ययन कौन करेगा? हुआ क्या? कभी जन्म भी उसी परिवार में हुआ है। वो भी कहता है पढ़े किताब कहे कुटेवा, किताब तो पढ़ता है लेकिन कुटेव करता है। लेकिन कुटेव करता क्यों है? कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके कारण कुटेव आती है उसके मन के अंदर? अध्ययन नहीं हुआ, नहीं किया। सबसे पहले अगर किसी ने अध्ययन किया है, विधिवत अध्ययन किया है, तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश में 2 समुल्लास इन्हीं के ऊपर लिखे उन्होंने, और पहली बार अंदर घुसकर और उनको चुनौती दिए। वहां पर तो नहीं कर सकते, जहां पर ईसाइयों का राज्य थे वहां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंक्विजिशन का डर था, जिंदा जला देते थे। गोवा इंक्विजिशन पढ़िए कभी, गोवा में किस प्रकार पुर्तगालियों ने यहाँ आकर किया, और उस पुर्तगाली को बुलाने वाला कौन था? थिमैया। विजयनगर साम्राज्य के जो नेवल, जो उनकी सेना थी, जल सेना, और जल सेना के प्रमुख थे, उन्होंने बुलाया। इसका क्यों हुआ कि उस जिसको बुला रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी से आता है? आपने चेस जो है, इंटरनेशनल चेस के मोड़े आप में से बहुत से जानते होंगे। अपने भारतीय मोड़ में तो वजीर होता है, बादशाह होता है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, पैदल है, ऐसा होता है। इंटरनेशनल के अंदर है वो सबसे पहले किंग है, और किंग के साथ क्वीन है, और क्वीन के आजू बाजू में कौन है? किंग और क्वीन के बिशप। बिशप यानी बड़ा पादरी, और उस बिशप के बाजू में कौन है? नाइट्स है, जो वो सामंत जिनके माध्यम से वो राज करता है जनता के ऊपर। और उन सामंतों का कार्य प्रणाली क्या है? तो अंतिम जो सीमा रेखा के ऊपर खड़े हुए सैनिक हैं वो कौन है? जिसको हाथी कहते हैं, उसको वहां पर इंटरनेशनल में कहते हैं रूक। रूक का मतलब होता है कौवा, काइया, जो सब प्रकार की कुटिलता करने वाले हो, अर्थात कुटिल नीति का किला, उसको भी कैसल कहते हैं। उस कुटिल नीति के किले की घेरेबंदी के अंदर नाइट चलते हैं, बिशप साथ चलता है, उनकी सेना का अंग है चर्च। वो चर्च साथ में आएगा तब क्या होगा, ये सब गोवा को और आगे तक देख सकते हैं। ये है उज्जवल है भारतीय ज्ञान परंपरा, अत्यंत श्रेष्ठ है भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन विमत को अगर दुर्लक्ष्य किया तो आपकी ज्ञान परंपरा का वही परिणाम होगा जो आज हम देख रहे हैं। इतने श्रेष्ठ विचार को भी स्वीकृति नहीं, वो नहीं मिलेगी। और तीसरा प्रकार जो वर्तमान है, जिसको मैंने कहा, अमेरिका में जब कल्चरल मार्क्सिज्म आया तो अमेरिका के सब संस्थानों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। ध्यान रखना, अमेरिका में नाम को वहां पर और रिपब्लिक है, गणतंत्र है, लेकिन वास्तव में क्या है? क्यों वहां पर सर्वाधिक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? क्यों जितने प्रकार के नए नए फंडे आते हैं वो सब के सब का उद्गम अमेरिका क्यों है? अब वो से लेकर सबको ले लो आप। कारण क्या है? वहां के संस्थानों को भी उन्होंने हाईजेक कर लिया। आज सब जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सब विश्वविद्यालयों में जितने प्रकार के, विशेषकर ह्यूमैनिटीज के शोध करने वाले लोग, और
इसके कारण से पूरे विश्व का, जब कभी यूरोप के लिए कहते थे ऑल रोड्स गोस टू रोम, सभी रास्ते रोम को जाते हैं, ताकि ध्यान के समय में कोई भी समस्या है तो आपको समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, तो जाइए एरिस्टोटल को ढूंढिए, वो क्या कहता है। तो सभी रास्ते रोम को जाते थे, ऐसा कहते थे यूरोप के लिए। आज सभी रास्ते अमेरिका को जाते हैं। वो विकास का एक मॉडल प्रतिमान माना जाता है, और इसके कारण से उसकी इकोनॉमी का आधार ये हो गया, वो आपके बूते पर भले ही वहां के और अबव 35% जो सिलिकॉन वैली है, उस सिलिकॉन वैली के अंदर काम करने वाले भारतीय प्रतिभाएं होंगी। एक व्यक्ति के पास में, एक अकेले व्यक्ति के पास में 108 पेटेंट है, भारत का बच्चा है, लेकिन वो पेटेंट किसके लिए है? बिहारी ने लिखा था ना, स्वार्थ सूत्र तो न श्रम तथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तुम पक्षी न नवार। ये कहा था ना महाराजा को, आमेर के महाराजा को बैठ कर उन्होंने कहा था कि तुम बाज की तरह से मनसबदारी कर रहे हो मुगलों की, उनके लिए मार रहे हो, उनके लिए शिकार कर रहे हो, तो तुम्हारा इसमें स्वार्थ है, सुकृत्य है, श्रम प्रथा, केवल पेट के लिए, अच्छा पैकेज के लिए। वहां पर जाकर वो प्रतिभाएं उनके लिए रिसर्च कर रही है, पेटेंट वो लेते हैं, नाम उनका हो रहा है संसार के ऊपर, और प्रभुत्व जमा कर रहने वाले लोग उनके प्रभुत्व की नींव के अंदर आप बैठे। भारतीय ज्ञान बैठे, भारतीय क्षमता। पूछा था अपने एक शिक्षक के वहां पर, उन्होंने कहा कि ये सब आपके भारतीय बच्चे हैं, ये सब कैसे इतना आगे बढ़ते हैं, क्यों हमारे जो है राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि पढ़ लो नहीं तो भारतीय और चीनी बच्चे आ जाएंगे, ऐसा क्यों कहना पड़ता है? उन्होंने कहा कि आप तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उस पैदा होने के बाद में माँ उसको अपने साथ नहीं सुलाती, अलग रूम देती है। हमारे यहाँ पर परीक्षा बेटे की होती है, जागते माँ बाप है, इसलिए सफल होता है। लेकिन जाग किसके लिए रहे? अजमेर में हमने सर्वेक्षण किया एक कॉलोनी का, उस एक कॉलोनी में 200 परिवार ऐसे हैं जो बहुत समर्थ हैं आर्थिक रूप से, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास में बेटे या बेटी नहीं हुए ही नहीं। क्या हुए थे, लेकिन उन जो हुए थे वो उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कैरियरिस्ट बनाया था, उनके बड़े पैकेज के लिए तैयार किया था। वो बड़े पैकेज में बाहर है, उनके पैकेज में माँ बाप नहीं है। आपके पास ज्ञान है, आपका सामर्थ्य भी है, लेकिन उस ज्ञान का निवेश कहाँ है? इसलिए आपको विरोधी को समझना, उनकी टैक्टिक्स को समझना, और उसके उपरांत अपना जो है उसको परोसने के लिए सामर्थ्य उत्पन्न करना, जब तक नहीं होती। मारवाड़ी कहावत है ना, बोले जी का भी के घूंगड़ा नहीं तो सोना भी बेकार। आप सोना लेकर के बैठे रहो चुपचाप तो कुछ नहीं है, और जो बोलता है चाचा ना जोर गरम भाई, वो गीत गा के चने भेज देता है। तो भारतीय ध्यान परंपरा की जब हम बात करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ आपका खजाना है, इतने से काम नहीं चलता। उस श्रेष्ठ खजाने को परोसने की कला ये सीखना पड़ेगा, ये नवाचार। अभी ऐसा बता रहे थे ना, आयुर्वेद का सुंदर सा बता रहे थे, सुसंतति। आप सुसंतति कहेंगे तो नाक सिकोड़ के इधर, ओहो नवालो कौन सी बात कर रहा है, कोई एलियन टाइप बात है। सुसंतति का पहले तो वर्ड ही पता नहीं होगा सुसंतति क्या है, लेकिन आप कहेंगे डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी, हाँ ये कोई बात है, डिजाइनर। आप इसको कहेंगे कि आप जो है नव दंपति को किस प्रकार से रहना चाहिए, पुंसवन संस्कार से पूर्व क्या व्यवस्था करना चाहिए, गर्भावस्था के अंदर उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, और प्रसव के बाद में जो शिशु है उसका पालन पोषण कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास में अच्छा सा पैकेज है। हमारे यहाँ पर कुटुंब प्रबोधन गतिविधि है। वो कहेगा ये क्या कुटुंब प्रबोधन है, लेकिन उसको कहोगे कि पेरेंटल कोचिंग, पैसा कमाना। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसको वर्तमान शब्दावली के अंदर परोसता है, वो पेरेंटिंग कोच बन गया तो पैसा कमाता है। आप निःशुल्क उसको सुसंतति की बात करते हैं, वो नहीं आता। तो नवाचार का मतलब है कि आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को केवल मात्र तृणवंतो विश्वमार्य वसुदेव कुटुंबकम ऐसा करते रहो तो
नहीं समझ में आता, उसको वर्तमान परिभाषा के अंदर लाकर बताना पड़ेगा। आपको मालूम है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। भाषण कौन देने जाते हैं? ह्यूमन राइट्स के पैरोकार कौन हैं? कौन एक्टिविस्ट हैं? सब के सब POCL के पदाधिकारी। नाम क्या है? पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। जिन्होंने सिविल लिबर्टीज का कंसेप्ट नहीं है जिस आइडियोलॉजी में, जहां पर डिक्टेटरशिप है, सर्वहारा की क्रांति होगी, सर्वहारा की डिक्टेटरशिप स्थापित होगी, वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो होगी, जो संघर्ष में से चलते संसार में सर्वाधिक जो हत्याएं की गई है, वो हत्याएं दो आइडियोलॉजी की है, एक सेमेटिक रिलीजन्स और दूसरा कम्युनिस्ट, तीसरा नहीं। लेकिन वो ह्यूमन राइट पर भाषण देते। तो हिंदुत्व का जो दर्शन है जिसकी हम बात करते, अभी एक पत्र वाचन किया था ना, क्या मानवीय संवेदनाएं, आपके पास मानवीय संवेदनाएं हैं, वो ह्यूमन राइट नहीं है क्या? उनको कौन प्रस्तुत करेगा? तो अब ह्यूमन राइट के नाम पर अगर हमारे प्राचीन वाङ्मय में से वो बातें निकाल कर सामने रखते हैं लोगों के, तो उनको समझ में आती है, हाँ ये बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है। हमारे यहाँ पर पशु पक्षी की और उसकी चींटी की बात करने का भी बताया ना, सारा जब परिवार हमारा मन मनुष्य कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते, काग खुश पकवान में, राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया, बिन दिया भगवान। बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब का क्यों, इन सब का क्यों करना, इसका उत्तर अगर हमने दिया तो फिर वर्तमान की जो पीढ़ी है वो उसको स्वीकार करती है। वर्तमान पीढ़ी के जो शब्दावली है, उस शब्दावली में प्राचीन ज्ञान को यदि हमने प्रस्तुत किया तो उनको बात समझ में आती है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसको शब्दावली को बदले। अब मैं एक बहुत पुराना पढ़ रहा था, ये अपना जन्मेजय का जो नाग यज्ञ हुआ उससे पूर्व की है, वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर और जो देवताओं की कुतिया है, ना शर्मा, उसका बेटा, उन्होंने उसके बेटे को मारकर भगा दिया, पीट दिया। वो शर्मा अपने बेटे को लेकर वापस आया, वापस आकर उसने पूछा, उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है इसको आपने क्यों मारा? ध्यान रखना, कुतिया है, अपने बच्चे को लाइए। तो हमारी गाथाओं में सब पक्षु पक्षी कुत्ते कुतिया सब बोलते हैं। तो बोली आपने क्यों मारा? उन्होंने कहा हमारा ये यज्ञ है, ये यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में ये प्रवेश करता और हो सकता है कि ये हमारे क्रोडास को सूंघता, हो सकता है कि ये जो हव्य सामग्री है, हवन सामग्री है, उसको करता, तो इसके कारण से हमने इसको भगाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है, इस आधार पर आप दंड कैसे दे सकते? दंड का आधार हुआ, हो सकता है, दंड का आधार नहीं हो सकता। आप क्या मेरे बेटे ने आपके इसके अंदर प्रवेश किया यज्ञशाला में? उनका नहीं। क्या इन्होंने प्रोडोस को सूंघा? उनका नहीं। क्या इसने हवन सामग्री को चखा? उनका नहीं। जब सब नहीं है तो आप दंड कैसे दे सकते? क्षमा। और उन्होंने क्षमा मांगी। यह है पशु पक्षी का अधिकार। अधिकार तो ऊपर की बात है। अब ये जब मैं कथा सुनाता हूं तो युवक ताजा हो जाते हैं कॉलेज के। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत समझ में आता है, हाँ बात तो ये है। तो आपके पास में ज्ञान का भंडार बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को वर्तमान शब्दावली में और उनका उत्तर देते हुए, वो पूरी की पूरी फौज लगी हुई है वहां पर, ध्यान रखना, कोलंबिया और हार्वर्ड से लेकर पूरी फौज लगी हुई है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर। और ये कोई आज की नहीं है, परंपरा से चल रहा है। अंग्रेज आया, उसका स्वार्थ था, समझ में आता है। उसने सबसे पहले कहा इनको बांटना तो क्या करना, तो सबसे पहले उन्होंने मैक्स मूलर आदि जितने भी उस समय के और थे, केवल मैक्स मूलर अकेला नहीं है, उस समय कम से कम और स्वामी दयानंद सरस्वती के समकालीन में उनसे थोड़ा आगे थे। मैक्स मूलर तो बिल्कुल समकालीन था। बहुत से कीथ है, ब्रूमफील्ड है और विटनर है, ऐसे बहुत से, मैकेंजी है, ऐसे बहुत से जिन्होंने वेदों पर अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि तुम वेदों पर अध्ययन कर रहे हो तो तुम्हारे ऑथोरिटी क्या है? एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनका यत्र यस्मिन् देशे ध्रुवो नास्ति तत्र अरण्यो की दुर्भाग्य, कि जिस देश में वृक्ष नहीं होते वहां पर अरण्य का पौधा उग जाए तो उसको भी वो पेड़ मानते हैं, अरण्य का पेड़ कहते हैं।
ऐसे ही हैं संस्कृत के, लेकिन उनका उद्देश्य था, निहित स्वार्थ था। इस निहित स्वार्थ से उन्होंने अध्ययन किया, ये समझ में आता है। उन्होंने अध्ययन किया और कहा कि ये जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का जो मूल अर्थ था उसे बदलकर उन्होंने उसको रेस या ट्राइब बना दिया। रेस या ट्राइब बनाते ही उनको दूसरा आइडिया आ गया कि आर्य आक्रमणकारी होने चाहिए, तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत आ गया। अब अगर आर्य आक्रमणकारी है तो आक्रमण किस पर किया? तो आक्रमण किस पर किया? इसलिए आर्य के समानांतर एक द्रविड़ होना चाहिए, क्योंकि द्रविड़ जो ये भौगोलिक क्षेत्र का हमारा नामांकन था, उन्होंने उसको भी रेस बना दिया। अब आर्य द्रविड़ हो गया, तो इसके बाद क्या करना? तो फिर एक नई कंसेप्ट आना कि यानी द्रविड़ कौन थे, यानी तो हो जाएगा संकट के ये भी तो बाहर से आए थे, क्योंकि मूल तो वो यही मानते कि अफ्रीका से सब चले, तो अफ्रीका से सब चले तो ये भी बाहर के हो जाएंगे, तो ये बाहर के हो जाएंगे, तो फिर क्या करना? तो कहा नहीं, एक नई कॉन्सेप्ट आ गई, मूल निवासी। ये आपका शब्द नहीं है, मूल निवासी आ गई, एबोरिजिनल या नेटिव्स। फिर एबोरिजिनल है ये, तो फिर क्या करना है? तो एबोरिजिनल्स को अब लाना है वर्ण व्यवस्था पर, तो क्या करना चाहिए? तो एबोरिजिनल जो है, नेटिव्स जो है, वो शूद्र है, और ये जो आक्रमणकारी हैं ये सब कैसे ब्राह्मण है। तो अब शूद्र और ब्राह्मण, अब ये शूद्र और ब्राह्मण है, तो शूद्र को उन्होंने आक्रमण करने के बाद में अपने जैसा नहीं बनाया, उनको दबाकर रखा। दबाकर रखा तो क्या होना चाहिए? ये डिप्रेस्ड क्लास है, तो डिप्रेस्ड क्लास आ गया नया शब्द। फिर ये डिप्रेस्ड क्लास है, तो इसको क्या करना है? इसको मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? तो जैसे अफ्रीका का रेसिज्म था, अमेरिका में जो रेसिज्म आज भी चल रहा है, क्योंकि गुलाम बनाकर अफ्रीका से जिनको ले गए थे वो काले हैं, उन पर गोरों का वर्चस्व है। ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन है, इस व्हाइट मैन्स बर्डन को यहाँ पर स्थापित करना है, तो यहाँ स्थापित करना है। तो डिप्रेस्ड क्लास यानी कौन है? तो डिप्रेस्ड क्लास यानी यहाँ की एबोरिजिनल रेस है, यहाँ पर भी ब्राह्मण का रेसिज्म इनके साथ में है। इसलिए आप देखते हैं ना, जब एक काले को अमेरिका की सड़क के ऊपर गोली मारी जाती है तो वहां पर हैशटैग बनती है ब्लैक लाइव मैटर्स, और दूसरे दिन भारत के अंदर हैशटैग बन जाती है दलित लाइव मैटर्स। ये जो कोरिलेशन है इसको समझिए, इसके पीछे हार्वर्ड लगा हुआ है पूरा। ये जो थियोलॉजी चल रही है, इस थियोलॉजी को स्थापित करने के लिए रेसिज्म को यहाँ पर लाए। फिर क्या किया? ये शूद्र तो जन्मना नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है कि जाति ये जो उत्पत्ति है ये तो हमारी नहीं है, ये जाति जो है ये तो इसका और अनुवाद कास्ट भी नहीं हो सकता है, कास्ट शब्द भी हमारा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो जाति है उसका तो संस्कृत में कहा है समान प्रसविका जाति, जिनके प्रसव की पद्धति समान होती है वो जाति है। मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पशु पूरे उनकी प्रसव की समान है, पक्षी एक जाति है, पौधा एक जाति है। तो समान प्रसविका है, ये समान प्रसविका को किस पर डालना? तो समान प्रसविका को समान काम पर डालना। आप ध्यान करना, हमारे यहाँ पर जाति काम से नहीं है, इसलिए प्रत्येक जाति को काम की श्रेणी की गिल्ड है। उस प्रत्येक काम की श्रेणी में हमारे साथ में जो भी उस काम को अपनाता है वो साथ लेकर क्या गया। अगर जाति कर्मणा होती तो प्रत्येक जाति केवल जाति के नाम से ही रहता, उसके अंदर बाद का जो है हमारा वंश ये नहीं आता, कुल नहीं आता। इसका मतलब है कि व्यवसाय कोई भी जो चुनता था वो साथ में लेकर जाता था अपना वंश या कुल। इसलिए एक गोत्र सब जातियों को उपलब्ध है, एक ही गोत्र समान गोत्र। जैसे मैं राठौड़ लगाता हूं, ये राठौड़ जो वाल्मीकि समाज है उसमें भी है, ये राठौड़ जो मोची है उसमें भी है, ये राठौड़ और तेली है उसमें भी है। इसका मतलब है कि जो राठौड़ गोत्र है, इस गोत्र को लेकर कर्म बदलने के साथ साथ व्यक्ति अपना गोत्र लेकर उसके अंदर गया। ये जन्मना नहीं है, ये कर्मणा है। लेकिन क्या किया? फिर एक पूरा समूह बनाया, यानी ये शूद्र है तो कौन है? तो शूद्र को वर्तमान में तो वर्ण है ही नहीं, तो फिर शूद्र को कहा है SC ST का एक समूह बनाओ, ये शूद्र है। SC ST हो गया क्या? और आधार क्या है? आधार है अस्पृश्यता। छोड़ क्या? जिसको आपने एक SC वर्ग बना दिया उसकी छुआछूत समाप्त हो गई। बाबा साहब ने भी नहीं कहा। बाबा साहब ने भी कहा है कि ये जो समाज की रचना है, इस रचना के अंदर जैसे एक बहुमंजिला इमारत है, उस बहुमंजिला इमारत के अंदर प्रत्येक जो एक एक मंजिल है, उस मंजिल में न उतरने की सीढ़ी है न चढ़ने की सीढ़ी।
जो जहां पैदा होता है वही मरता है, और प्रत्येक ऊपर की मंजिल वाला अपने से नीचे की मंजिल वाले को अस्पृश्य मानता है। इसका मतलब ये पूरे हिंदू समाज की समस्या है। लेकिन इस समस्या का दो वर्ग खड़े किए, ये वर्ग संघर्ष खड़ा करने का ये पूरा जो सुनियोजित है वो है लिबरेशन फिलोलॉजी। ये लिबरेशन फिलोलॉजी वहां अमेरिका के हार्वर्ड और कोलंबिया से लेकर और भारत तक अनवरत चल रही है। और उसके ट्रेप में आने वाले लोग कौन है? वो कुछ राजनीतिक स्वार्थ से होंगे, कुछ कम्युनिस्ट समूह होंगे, और उन दोनों के माध्यम से चलने वाले एनजीओ बाकी को करते हैं। इनसे निपटना है भारतीय ज्ञान परंपरा को तब स्थापित है। इसलिए जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो अपनी विरासत पर गर्व हमको करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये जो विरोधी धारा आपसे अधिक सक्षम है, आपसे अधिक आर्थिक संसाधन युक्त है, आपसे अधिक उनका नेटवर्क है, और ये केवल मात्र एकेडमिक नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जियो पॉलिटिकल लिटरेरी फेस्टिवल है। लिटरेरी फेस्टिवल है लेकिन जियो पॉलिटिकल है। उनको अपनी सरकारों का स्वार्थ पूरा करना है। जिस दिन आप फिफ्थ इकोनॉमी बन जाएंगे उनके कान खड़े हो जाते हैं, और जो ही आप बात करते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी की ओर जाएंगे तो सोरोस खड़ा होगा। आपको रेस्टोर करेंगे, आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि उनका आधार ही इसके ऊपर है। इसलिए ध्यान परंपरा का मतलब केवल मात्र साहित्य और वाङ्मय वो नहीं है। ध्यान परंपरा का अर्थ है कि अपने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हमारी रचना जो शाश्वत रचना है, सर्वसमावेशी रचना है, उस सर्वसमावेशी रचना को अगर स्थापित करना है तो आपको जो विरोधी धाराएं इस समय चल रही है उन धाराओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनका अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन करने के उपरांत अपनी बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा। और जो आपके विचार से सहमत हैं, ऐसे सहमतों को उनके बीच में से उठाकर उनके बीच में से ही बोलने वाले खड़े करने पड़ेंगे। जैसे अब आप पढ़िए, दो और बहुत अच्छे लेखक जो भारत के संबंध में भारतीय ध्यान परंपरा पर लिख रहे हैं, एडॉर्ड पास्ट, कॉनराड डायस का है, पढ़ा, बहुत सुंदर किताबें उन्होंने लिखी है कॉनराड डायस ने। डेविड फ्राउले सुंदर लिख रहे हैं। इससे पूर्व मार्क ट्वेन ने लिखा है। इससे पूर्व हम जाएंगे तो आपको जितने प्रकार के सुंदर किताबें लिखने वाले भी आपके देखिए, आप पूरे विज्ञान की, भारतीय विज्ञान की सर्वाधिक प्रशंसा करने वालों में आइंस्टीन से लेकर और सब जिनको क्वांटम फिजिक्स के हम पायोनियर बोल रहे हैं, हाइजेनबर्ग से लेकर और श्रोडिंगर समीकरण जिन्होंने दी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो वेदांत पर ही है। चले बिनु पद सुने बिनु कहना, अब ये बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, यही तो नेति है। वो जो है उसी को तो श्रोडिंगर ने कहा कि ये जो परमाणु है इसके अंदर जो कण है परमाणु के अंदर, क्या इलेक्ट्रॉन गतिशील है? वो कहता नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन स्थिर है? नहीं। तो क्या है? कह नहीं सकते, नेति। ये तो वेदांत कहता है। उसने कहा है कि मैंने इनको पढ़कर लिखा, पढ़ने के बाद मुझे दृष्टि आई है। यानी वो आपकी ध्यान रखना, जो आपके और धर्म और अध्यात्म के ग्रंथ है उन पर वो अटैक कर रहे हैं। जो आपके विज्ञान के ग्रंथ हैं उनको शांति से अध्ययन करके अपना शोध कर रहे हैं। हम बड़े चक्कर में, हमको लगता है कि हमारे धर्म और हमारे संस्कृति इसके ग्रंथों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं केंद्रित है, और वो इन पर शोध कर रहे हैं। ओपेनहाइमर की भी फिल्म आई ना, ओपेनहाइमर जिसने पहला परमाणु बम बनाया, उसकी फिल्म आई। पहला परमाणु बम बनाया किस आधार पर? उसने कौन सा अध्ययन किया था? गीता। और जब उसने पहला विस्फोट किया तो उस विस्फोट का, उसके दृश्य की अनुभूति कैसे थी इसका वर्णन करने को कहा तो उसने गीता का श्लोक दिया, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, ऐसा दृश्य था। ये विश्व रूप दिखाने का दृश्य जो भगवान ने वर्णन किया है, वो वर्णन को वो वर्णन कर रहा है ओपेनहाइमर। फ्रिट्जोफ काप्रा, उसकी किताब है ताओ फिजिक्स। वो ताओ फिजिक्स के प्रारंभ में लिखता है कि मैं समुद्र के किनारे पर बैठा था, उसकी जो लहरें हैं उन लहरों का जब मैं और दोलन देख रहा था तो मुझे लगा कि
ये जो विश्व है, ये विश्व भी इसी प्रकार से इसका प्रत्येक कण चलायमान है, गतिशील है, और ये गतिशील कणों का पूरा मुझे दृश्य दिखाई देता है। तो मुझे स्मरण आया इसका, उनका प्रकृति के अंदर ये जो कणों का नर्तन चल रहा है, ये वैसा ही है जैसा कि भारत के अंदर नटराज की कल्पना है। नटराज का और सृजन और विनाश इन दोनों का जिस प्रकार का दृश्य उसका वर्णन किया। और इसलिए जिसका क्या था गॉड पार्टिकल ब्रह्मकण जिसको ढूंढ रहे हो, उस ब्रह्मकण की ढूंढने के लिए शल्य की जो प्रयोगशाला, उस प्रयोगशाला के द्वार के ऊपर जो मूर्ति स्थापित है वो नटराज की। तो ये पूरा दृश्य है। आप ये मत समझिए कि आपके ध्यान का उपयोग नहीं आ रहा, आपके ध्यान परंपरा का उपयोग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से वो श्रेय नहीं देना चाहते, श्रेय वो लेना चाहते, क्योंकि श्रेय आपको दे देंगे तो पेटेंट कैसे होगा। इसलिए अपने को ये दोनों हिस्सों को देखना है कि जिन पर वो सीधा आक्रमण कर रहे हैं, उस आक्रमण के संबंध में अध्ययन करके और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका भाष्य करते हुए उसको प्रस्तुत करना, और जिनको वो छुपा रहे हैं उनको उजागर करना। और उसको उजागर करने का आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विद्वान हैं। जब आपको पाठ्य पुस्तक आगे लिखने का है तब उसमें इस परंपरा का वर्णन करते हुए वर्तमान में लाइए हमारी परंपरा क्या है। तब आप बताइए, फिजिक्स में आपको जाता है कणाद से शुरू कीजिए। जब आपको रसायन शास्त्र के अंदर जाना है तो हमारे रसायन के नागार्जुन से लेकर प्रारंभ कीजिए। आपको वनस्पति शास्त्र में जाना है तो वनस्पति का हमारा वर्णन कीजिए, पराशर स्मृति से वर्णन कीजिए। आप जहां जाएंगे वहां पर आपको अपना शास्त्र मिलेगा जिसके अंदर बीज है उसका। अगर हमको विज्ञान के अंदर आज भी अगर प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा सकते हैं तो उससे तो श्रेष्ठ है ना आपका कणाद, उसको पढ़ाइए ना। तो इन सब चीजों को अगर शामिल करते हुए हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी इस ध्यान परंपरा को रखेंगे, तब हम कहेंगे कि वैश्विक रूप से इसको स्वीकृति प्राप्त होगी। अन्यथा अगर पुराना केवल गौरवगान करते रहेंगे, वर्तमान की आपकी उपलब्धि क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य किए जिन पर हमको गर्व है, किंतु ये समय हमारे काम करने का है ताकि आने वाली पीढ़ी हमको अपना श्रेष्ठ पूर्वज माने। नहीं तो जैसे मैंने अभी कहा है कि उस काल में जब आपके चारों तरफ ये वितंडावाद फैल रहा था अत्यंत, और जिसमें हमारी लल्ला को जोहर करने पड़ रहे थे, उस काल में तुमने अध्ययन क्यों नहीं किया। अब वो मेरे सामने नहीं है पूर्वज, लेकिन मैं उनको ब्लेम करता हूं क्योंकि उनके कारण से आज हम कष्ट में हैं। ऐसे ही आज हमारा काम करने का समय है। अगर आज हमने नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी और कष्ट में जाएगी और वो भी हमको दुराशीष देगी। उससे बचना है तो अपना कर्तव्य करें। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचार उत्तेजक उद्बोधन से ज़रूरी यहाँ पर सभी जो पधारे हुए हमारे शिक्षकगण और छात्र छात्राएँ लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार मिश्र जी, अखिल भारतीय सेवा आयाम प्रमुख, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। सर, आप निरंतर संगठन के विकास एवं प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्य में विशेष योगदान रहा है। आपको 35 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आदरणीय, वर्तमान में आप क्षेत्रीय निदेशक अजमेर जिला कॉलेज शिक्षा के पद पर कार्यरत हैं। मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। भारतीय ज्ञान परंपरा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समारोह सत्र के मुख्य वक्ता सम्माननीय हनुमान सिंह जी राठौर, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पुष्कर राज जी मीणा, इस संगोष्ठी के संयोजक भाई वैष्णव जी, हॉल में विराजित सम्मानित इस शहर के प्रबुद्धजन, विद्वान, शिक्षक बंधु बहनें, प्यारे विद्यार्थी, भाई साहब के इस प्रकार के उद्बोधन के पश्चात कुछ कहने की मैं पात्रता तो नहीं रखती,
परंतु व्यवस्था है उसमें कुछ 2-4 मिनट अपनी बात कहने का प्रयास करें। हमारी ज्ञान परंपरा कैसी है, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तो भाई साहब ने हम सबको बताई है, लेकिन हम हमारी परंपराओं का निर्वहन कैसा करें। थोड़ा सा मैं भाई साहब के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं अधिकांश, तो हम कहीं ना कहीं लेखन या शोध हम हमारे एकेडमिक ग्रोथ के लिए विशुद्ध रूप से हम अपने स्वार्थ के लिए कि मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे को कैश प्रमोशन मिलेगा, मैं ऐसा करूँगा तो दूसरी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊँगा, कहीं का प्रोफेसर बन जाऊँगा, यानी एक स्वार्थ पहले मैं आउटलाइन करता हूँ, उसके बाद उसमें काम करना प्रारंभ करता हूँ। ऐसा हम सब करते हैं। लेकिन आपके लिए जितनी पुस्तकों की बात करी कि आपने इन पुस्तकों का लेखन किया, भाई साहब ने बिना किसी अपनी एकेडमिक ग्रोथ के लिए, बिना कोई अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जिस समय समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता थी, समाज जागरण के लिए कोई विषय विशेष आया, उस विषय विशेष में उस राष्ट्रीय विचार को लेकर के वो चीज़ यदि बाजार में उपलब्ध नहीं है तो जिस व्यक्ति के मन में जैसा आएगा वैसा विचार करेगा। तो उस चीज़ की कमी पूर्ति करने के लिए सदैव जिस समय जो प्रसंग था उसी प्रसंग को निमित्त बना करके एक शोधपरक अध्ययन करके, और एक ये मैं पुस्तक नहीं कहते हुए कह सकता हूँ कि रिसर्च ग्रंथ आपने लिखा है। अभी 2 पुस्तकों का जिक्र किया था कि महर्षि दयानंद सरस्वती, तो आप सबको मालूम होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का 200 जन्म जयंती वर्ष है और राजस्थान में उनका विशेष लगाव रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में ठीक सी बातें संदर्भ के साथ, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहते हैं कि जब तक मेरे पास प्राइमरी सोर्स से डाटा नहीं होगा तो उस शब्द को मैं लिखूंगा नहीं। यानी उस पुस्तक में कोई अक्षर है तो उसका कोई न कोई सोर्स आवश्यक है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे वो किसी को खराब लगे, किसी के पक्ष में हो किसी के विपक्ष में हो, लेकिन जो लिखा है उसका प्राइमरी सोर्स अपने पास है। दूसरा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300 जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, तो उस समय भी एक पुस्तक लिखना, पुस्तक क्यों लिखना, वो जगह जगह उनकी जन्म जयंती तो मनाई जा रही है, जिसके मन में जैसा है वैसा बोलेगा, लेकिन उसके बारे में एक ऐतिहासिक तथ्यात्मक बातें समाज के सामने कैसे प्रस्तुत हो वो काम करना है। तो उस समय पूरा राजस्थान, पूरा भारत कहीं न कहीं वैसा की ओर देखता है, और सदैव आपने उस विषय को लेकर के उसमें आप खड़े उतरे हैं, और हम सब आपका इस अवसर पर हमारा आग्रह स्वीकार करने के लिए भी, हम सबको खाते प्रदान करने के लिए कि आप यहाँ लगातार आपके प्रवास है, कल भी कहीं प्रवास में थे, कल फिर प्रवास में जाना है, तो आपने अपने व्यस्ततम समय में से ये आग्रह स्वीकार करके कॉलेज का भी और संगठन का भी आप पधारे हैं। इसलिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, संगठन की ओर से, स्वयं की ओर से आपका आभार करना चाहूँगा। कल भी ये विषय उठा था, मेरे मन में बार बार आता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमको याद दिलाना पड़ता है कि ये भारत की ज्ञान और परंपरा है। इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं न कहीं विचलन हुआ है, भूले हैं, और जिस चीज़ को भूले हैं उसी को याद दिलाना है। भाई साहब ने भी बार बार इसको इंगित किया था कि यदि कुछ हम परंपराओं में गौरव कब तक करते रहेंगे, ऐसी हमारी परंपरा थी तो थी, आज क्या है, और आज जो आज है उसको आने वाला कल याद करें। तो हमारी जो ज्ञान है, हमारी परंपरा है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं, उसके लिए करना है कि हम सबकी महती जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें लगता है कि वास्तव में यार कुछ रेफरेंस के साथ बात करनी है, हमारा ज्ञान और परंपरा है, परंपरा की जब बात करते हैं, कभी एक संदर्भ मेरे ध्यान में है, अभी महाकुंभ चल रहा है और आए दिन कुछ न कुछ सकारात्मक नकारात्मक बहुत तरह की बातें आ रही है। कुंभ में स्नान कर, जिनको कुछ लगता है उनको एक ही दिखता है कुंभ में स्नान करेंगे तो वो अपने पाप को धो देंगे, पाप किसने किया नहीं किया जानकारी करने वाला कौन। लेकिन यदि गहराई से कहीं सोचेंगे, हमारी परंपराओं को देखेंगे, ऐसे आयोजन क्यों होते हैं? ऐसे आयोजन के पीछे कहीं न कहीं व्यक्ति के अहंकार का समन होता है, और वो समन ही शायद उसका पाप है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता, मैं बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं मेरे से नीचे वाले कर्मचारी को साथ नहीं रखता हूँ, मैं किसी बड़ा पॉलिटिशियन से मैं नहीं रखता हूँ, मैं बहुत एक बड़े परिवार से आता हूँ, मेरे बहुत सारे पैसे, मैं काम करने वाले को साथ नहीं रखता हूँ, ऐसे बहुत सारे विभेद समाज में चलते हैं। लेकिन जब उस कुंभ के किनारे डुबकी लगाने जाते हैं, उस पानी में नहाने वाला कौन है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छूत है, कौन अछूत है, कौन IAS है, कौन राजा है, कौन प्रजा, पता ही नहीं, सब एक ही है।
तो कम से कम कुछ समय के लिए मेरा अहंकार तो गलता है। जो मेरा अहंकार गलता है, मुझे लगता है वही उसके पाप का समय है, वही वो पाप होने के लिए जाता है कि मैं मेरे अहंकार को छोड़ दूं। पानी से रोज नहाते हैं, पानी से नहाने से नहीं, उस एक इकट्ठी जगह जाने से ऐसे अनेक आयोजन होते हैं। जो हमारे धार्मिक आयोजन, उसका महत्व ये है कि धार्मिक आयोजन क्यों करना, बड़े सारे क्यों करना, कि सब एक साथ होकर के चले, एक मुख्य होकर समाज एक है, ये संदेश कहीं नहीं कहते। तो जिसमें किसी को लगता है मैं बड़ा हूँ, उसके भाव का समन होता है। जो कहीं छोटा दिखता है वो दिखता है मैं भी इसके साथ चलता हूँ तो वो भी मेरा है, मैं इसका हूँ, ये भाव जागृत कहीं के अंदर। यही भारतीय ज्ञान और ये भारतीय परंपरा है। इस भारतीय परंपरा को जिंदा रखने के लिए, भारतीय परंपरा आगे ठीक रूप से बढ़े, ये सब करने के लिए ये हम सब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से केवल अपना एक एकेडमिक ग्रोथ न समझ करके आगे जाकर के समाज जीवन में अपने जहाँ काम करने वाले हमारे कार्य क्षेत्र में जाकर के उस चीज़ को ठीक से कहीं न कहीं मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ या केवल भाषण देता हूँ, कि सारी चीज़ें भाषण की नहीं, भाषण से ये काम होने वाले नहीं। भाषण की बजाय ये काम कहीं न कहीं धरातल पर दिखने चाहिए। हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं, वो कहेंगे हमारे इस ज्ञान परंपरा का हिस्सा है ना, कि 5 परिवर्तन यदि हम जीवन में कर लेंगे तो हम क्या, सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाई साहब के व्याख्यान में भी आई, चाहे कुटुंब प्रबोधन की बात हो, चाहे स्वदेशी की हो, सुबह के जागरण की बात हो, पर्यावरण की बात हो। क्या वास्तव में मेरे व्यवहार जीवन में वो चीज है क्या? यदि मेरे व्यवहार जीवन में वो चीज है तो मैं वास्तव में उसका पालन करता हूँ। पालन करता हूँ तो भारत के पुनरुत्थान की जो बात हम कर रहे हैं उसमें मैं भी कहीं न कहीं सहभागी बनता हूँ। हम पर्यावरण बचाने की बात तो करें, लेकिन यदि कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमें बहुत सारा प्लास्टिक और वेस्ट छोड़ के चले जाएं तो वो भाषण और दोनों चीज़ें मंत्र हो गए। यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे कम से कम संतुष्टि हुई कि किसी भी प्रकार के डिस्पोजल का प्लास्टिक का उपयोग इस पूरे सेमिनार में नहीं हो रहा है। तो जो बात हम लेकर के चलते हैं वो हमारे व्यवहार जीवन में भी कहीं भी परिलक्षित होती है। एक अंतिम बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूँ कि हमारे ज्ञान और परंपरा कितनी समृद्ध है। यदि इसका उदाहरण आपको देना, फादर कामिल गुलके को देखिए। फादर कामिल गुलके एक पादरी थे जो यहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए आए। आने के बाद वो बनारस में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहीं रहे, घाटों पर रोज आना जाना। उन्होंने हमारी परंपरा को देखा, हमारे ज्ञान को देखा, हमारे साथ कहीं कहीं समरस हुए। होते होते वो आए तो थे पादरी, बाद में सबको ईसाई बनाने के लिए और खुद वहाँ शास्त्री बन गए। किसी ने कहा थोड़ी तुम ये छोड़ दो शास्त्री बन जाओ, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ देखा कि वास्तव में हम तो उनको सभ्य बनाने की बात कर रहे हैं तो हमारे से कहीं ज्यादा सभ्य है, ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमसे पहले कहीं ज्यादा जानते हैं। समाज में कहीं न कहीं चीजों का जागरण है, जो चीजें कहीं समाज को तोड़ने का प्रयत्न करती है। बार बार पैसा इंगित किया, तो नक्सल्स का जिक्र किया है, नैरेटिव्स की बात होती है। यदि उस बार बार जो चीज इंगित करे हुए, यदि हम किसी को ठीक से जवाब नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां शायद हमको माफ नहीं करेंगी। मैं केवल अपने कंफर्ट जोन में रहूं, मैं केवल मेरी अपनी बात करूं, मैं ठीक हूं, मुझे क्या लेना देना है। यानी जब तक जिस आग की बात करें जो पड़ोसी के लेके मेरे घर तक नहीं है, मैं शांत हूं, तो मेरी रक्षा कौन करेगा मुझे शायद मालूम नहीं। लेकिन समाज में कुछ गलत है, उसके लिए मैं भी जागृत होकर के कुछ करता हूँ। तो वही चीज़ है कि आज लड़ाई कहीं न कहीं हथियार लेकर के लड़ने की नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया की लड़ाई है। आज की जो लड़ाई कहीं कहीं नैरेटिव्स की लड़ाई है। किसी एक झूठ को आप 100 बार बोलो वो झूठ भी ठीक लगने लगती है, और गलत चीज़, नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पे सदैव पहले पड़ता है। ठीक चीज़ हमको बहुत मुश्किल से समझ में आती है, गलत चीज़ तुरंत समझ में आती है कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये हमारे युवा पीढ़ी पर भी है, हमारे पर भी, हम इससे बचे हुए नहीं। जो भाई साहब ने शिक्षा के लिए बात कही थी कि हम आगे स्वयं का करें कि हम हमारे बच्चों के लालन पालन में हमने क्या किया है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे आज नहीं तो 5-7 साल पड़ने वाला है। हमारे गुरुजी हैं तो वो बड़े अभिमान के साथ कहते थे कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों, एक हार्वर्ड में गया, एक लंदन में गया, वहाँ सेटल हो गया, बड़ा अच्छा जीवन है। तो उनका जीवन खुद का बच्चा चला, धीरे धीरे जैसे वो वृद्ध हुए तो वो जीवन खराब होने लग गया। अब रोते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, तो बच्चों को भेजा किसने, मैंने ऐसे कह दिया तो शायद पैसा को भाषण सुना होगा, मेरे याद रह गया, मैं उनकी लाइन बोल दी, मेरे से बड़े नहीं बोलनी चाहिए थी कि सर उनको वहाँ जाने के लिए प्रेरित किसने किया था। बच्चा तो उसका रास्ता भी नहीं जानता था कि तेरे को IIT करना है, तेरे को वहाँ जाना, उसको नहीं मालूम है। लेकिन आपने तो कहा कि बेटा वहाँ जाकर के तुम दुनिया पता नहीं क्या बन सकते हो, तो वो तो बन गया, उसने आपकी बात मानी, उसने आपकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद उस परिस्थिति में आपका समायोजन नहीं हो रहा है, और आप जिस परिस्थिति
स्थिति में उसका यहाँ समायोजन नहीं हो रहा है, तो ये सब जो खाई का बीज तो आपने बोया था, तो हम सब भी हमारे मन में से कम एक बीज निकालने का प्रयत्न करें। यहाँ भी साधन बहुत है, यहाँ भी संसाधन बहुत है, सब कुछ अच्छा बाहर ही क्यों लगे, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा है, हर एक गाँव ढाणी कस्बे हर जगह अच्छा है। आज बहुत से लोग ऐसा कुछ काम करने लगे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई संभावनाएं नहीं है, संभावनाएं अपार है, लेकिन उस संभावनाओं को ढूंढने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस दृष्टि की आवश्यकता है। हम हमारे जीवन में जो विद्यार्थी हमारे पास है, उसके लिए भी हम जीवन में कुछ कर सकें, उसको कुछ मार्गदर्शन कर सकें। केवल ज्ञान और परंपरा की बात नहीं, उसके जीवन में भी कुछ उजाला लाने का प्रयत्न यदि हम करेंगे तो ऐसे कार्यक्रम करना सार्थक होगा। इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी का जो इस अवसर पर पधारे, आपका आभार, भाई साहब का विशेष आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय के श्री अतुल कुमार जोशी सहायक आचार्य भूगोल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक सचिव द्वारा लिखित पुस्तक नगरीय भूगोल का विमोचन भी इस अवसर पर आपके माध्यम से होना है। आप सभी अतिथियों को पुस्तक विमोचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री धर्मनारायण वैष्णव जी, संयोजक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जिनके अथक प्रयासों से ही हम इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को सफल बना पाए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और सभी अतिथियों एवं विद्वज्जनों के प्रति आभार प्रदर्शन कर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। वैश्विक संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा, अंतर्दृष्टि और नवाचार विषय की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मैं धर्मनारायण समन्वयक राष्ट्रीय संगोष्ठी धन्यवाद प्रस्ताव हेतु उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम में आज के समापन सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री हनुमान सिंह जी भाई साहब, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें इस संगोष्ठी में मार्गदर्शन प्रदान किया एवं नव चेतन ऊर्जा से पूरित किया। आज के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर सुशील कुमार बिशु जी भाई साहब, क्षेत्रीय निदेशक अजमेर परिक्षेत्र का भी धन्यवाद देता हूँ, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन इस संगोष्ठी में हमें लगातार 2 दिवस प्राप्त हुआ। इस संगोष्ठी में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे आधार स्तंभों का धन्यवाद ज्ञापन करना अति आवश्यक है। इस अवसर पर मैं ABRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता, संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब एवं संगठन के अन्य सभी पदाधिकारियों का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने संगोष्ठी में सहभागी के रूप में हमें सहयोग प्रदान किया, जिससे संगोष्ठी अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकी। इस संगोष्ठी के सहयोग प्रदान के लिए विशेष रूप से नगर परिषद शाहपुरा का भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही इस संगोष्ठी में विविध संगठनों जैसे विद्या भारती, शैक्षिक संघ राष्ट्रीय, क्रीड़ा भारती, विज्ञान भारती आदि का भी मैं महाविद्यालय परिवार और ABRSM की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने 2 दिन तक हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। साथ ही इस संगोष्ठी को अन्य सहायता जैसे मणियार कोटे एवं अन्य भामाशाहों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें यह कैंपस उपलब्ध करवाया एवं
अन्य सहयोग प्रदान किया। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री पुष्कर जी मीणा का विशेष आभारी हूँ, जिनसे हमें प्रेरणा एवं ऊर्जा प्राप्त हुई। मैं महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण कार्य को सहजता के साथ संपन्न किया। मैं महाविद्यालय के विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे प्राणीशास्त्र विभाग, वनस्पति विभाग, भूगोल विभाग, रसायन विभाग के सभी विद्यार्थियों का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने पूरे महीने इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। साथ ही स्काउट दल एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में मैं सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ, जो इस संदेश में भले ही ना आ पाए हो, परंतु जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग हमें प्रदान किया। आयोजन के सहयोगी धन्यवाद सभी का, बाधाओं को दूर करी होता हूँ और आभार सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमें यह स्मरण रखना है कि हमारी परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ भी हैं। इस अवसर पर मैं सभी विशेष वक्ताओं, आयोजकों, शोधार्थियों और सहभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके योगदान से यह सम्मेलन सफल हुआ। हमें आशा है कि इस संवाद से नए विचार, नई संभावनाएं और नई दिशाएं निकलेंगी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर और अधिक प्रभावी बनाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कल्याण मंत्र के साथ इस समापन सत्र की घोषणा करती हूँ एवं कल्याण मंत्र के लिए श्री तोरण सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी एक साथ कल्याण मंत्र दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख